आज डिस्कशन राउंड सब अपना अपना पेपर निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर सब देखते चलिए। आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। मैंने नया जो शिक्षा नीति बनाया है 2020 में बना है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। कौन थे? के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। और 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी। ये शिक्षा नीति किस फार्मूला पर है? 5+3+3+4 इस फार्मूला पर आधारित है ना। 5 साल तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना, फिर उसके बाद 3 साल तक अपना कोई व्यावसायिक वाला लेना है, वो वाला था, है ना। इसमें ग्रेजुएशन कर दिया है, 4 साल का कर दिया है, 4 साल का। तो ये शिक्षा नीति का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में। यहाँ आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? लगातार 2015 से। ये योग दिवस भारत के द्वारा यूएनओ में डिमांड किया गया कि एक योग दिवस मनाया जाए, है ना। तो भारत की डिमांड पर यूएनओ के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 जून को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, है ना। तो कब से? तो 2015 से लगातार मनाया जा रहा है योग दिवस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य कब स्थापित किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि ऋग वैदिक काल में जन था, जन यानी कबीला। उत्तर वैदिक काल में ही बन जाता है जनपद। और 600 ईसा पूर्व में महाजनपद और 322 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का शासन स्थापित होता है तो उसके बाद सभी महाजनपद को मिलाकर क्या बनाया जाता है? साम्राज्य बनाया जाता है, साम्राज्य। तो पहले जन था, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद और उसके बाद क्या बना? साम्राज्य। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी मौर्य वंश के समय में भारत में पहली बार साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी, है ना। चलिए आगे इसी तरह से समझते चलना है। चौथा क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन कौन सा अखबार निकाला जाता था? मराठा और केसरी। तो यहाँ केसरी है ना। यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा? केसरी हो जाएगा, 4 का सी। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में केसरी पत्रिका निकाला जाता था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और एक का नाम था के मराठा, है ना। केसरी और मराठी नहीं, केसरी जो था मराठी भाषा में था और मराठी था अंग्रेजी भाषा में। मराठी जो पेपर निकालते थे ये अंग्रेजी भाषा में निकालते थे और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, है ना। उल्टा हो जाता है। कई बार लड़का कंफ्यूज कर जाता है कि मराठी है तो मराठा भाषा में होगा, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी में ही निकलता था। और केसरी पेपर जो निकालते थे वो मराठी भाषा में निकालते थे, मराठी भाषा में। कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक किताब लिखा गया था। कौन रहस्य?
गीता रहस्य नामक किताब लिखा गया था जब वो मांडले जेल में बंद थे। कौन सा जेल में? मांडले जेल में जब बंद थे तो वो गीता रहस्य नामक किताब लिखे थे, है ना। यही नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, हम इसे लेकर रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक अपने समय का बहुत बड़ा नेता थे, आंदोलनकारी नेता थे, है ना। होम रूल आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, होम रूल आंदोलन, है ना। और उसी आंदोलन में ये नारा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए त्रिपुरी संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1939 ईस्वी में, है ना। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी आईएनसी का अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उसमें गांधी जी भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किए थे, पट्टाभी सीतारमैया को। तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार को भी हराकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन गांधी जी के द्वारा हमेशा उनका विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण अंत में सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ गया। और जब वो इस्तीफा दिए तो उसके बाद कौन अध्यक्ष बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो इसी को कहते हैं डिस्कशन। एक चीज का अनेक, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनता है ना। तो डिस्कशन से ये फायदा होता है। चलिए आगे। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे, है ना। सबसे पहले आजाद हिंद फौज का कमान कैप्टन मोहन सिंह द्वारा संभाला गया। बाद में रास बिहारी घोष के द्वारा, और अंत में सुभाष चंद्र बोस इसका कमान संभाले थे, है ना। तो आजाद हिंद फौज का प्रथम जो सेनापति था वो कैप्टन मोहन सिंह थे, है ना। आजाद हिंद फौज, और यही आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला पर 1946 ईस्वी में, है ना। आजाद हिंद फौज के कुछ ऐसे थे, माने कुछ नेता लोग पकड़ाए थे जिस पर केस चला था, है ना। तो चलिए आगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? क्वेश्चन है 7वां नंबर में है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो कौन, किस वायसराय के काल में ये क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय, है ना। कब? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था। और इसके लिए कौन आंदोलन चला रहे थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। तो अंत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस पर एक कानून बना दिया गया, यानी विधवा का भी पुनर्विवाह किया जा सकता है। पहले नियम था कि जो विधवा हो जाता था उसको दोबारा शादी नहीं किया जाता था। और एक सती प्रथा कानून था कि जिसका पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो पहले तो सती प्रथा को समाप्त किया गया, बाद में विधवा के विवाह के लिए आंदोलन चलाया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें अग्रणी भूमिका निभाए थे। और इन्हीं के प्रयासों के कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये मैथ का क्वेश्चन, अच्छा इसको बाद में। कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत किसमें है? न्याय में, मीमांसा में, वेदांत में या वैशेषिक दर्शन में? किसमें है? तो ये मीमांसा में है।
किसमें है? मीमांसा। दो गो मीमांसा है, एक जैमिनीय है ना, पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? चलिए, तो उत्तर मीमांसा के ऋतुएं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अच्छा कर्म का सिद्धांत हो जाएगा मीमांसा। कर्म का सिद्धांत कौन हो जाएगा? मीमांसा, है ना। 8वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, या पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण, या पृथ्वी की आकृति के कारण। किसके कारण हो गया? हाँ, चारों ओर परिभ्रमण के कारण, है ना। सूर्य जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी जब सूर्य का चारों ओर, पृथ्वी जब सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी जो है दो प्रकार से चक्कर लगाता है। एक अपने अक्ष पर घूमता है, इसको घूर्णन गति कहते हैं। एक अपने अक्ष पर घूमता है, इसको घूर्णन गति, जैसे ऐसे ऐसे घूमते जाता है, ऐसे ऐसे आगे भी बढ़ते जाता है, अपने अक्ष पर नाचते भी रहता है। तो अपने अक्ष पर घूमता है, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और इसके कारण दिन और रात होता है। इसके कारण क्या होता है? दिन और रात। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी वाला, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण या परिक्रमण के कारण, है ना। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको घूर्णन गति, और इसके कारण दिन और रात होता है। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं, और इसके कारण ऋतु वगैरह में परिवर्तन आता है। चलिए आगे, ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश में अवस्थित है? यूएसए में, या यूनाइटेड किंगडम में, या इंग्लैंड में, या भारत में? तो कहाँ है ग्रीनविच मीन टाइम स्थित? हाँ, यूके में, है ना। इंग्लैंड में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहा जाता है। मान लीजिए पृथ्वी है तो उत्तर से दक्षिण तक चले जो रेखा खींचा जाता है इस प्रकार से, है ना। तो 180 रेखा पश्चिम की तरफ और 180 रेखा पूर्व की ओर, यानी कुल कितना रेखा देशांतर रेखा होता है? 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है ना। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है, लंदन से, है ना। हमारे देश में का मानक टाइम कितना रखा गया है? मानक देशांतर रेखा किसे माना गया है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा माना गया है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे चलता है? तो 5.5 घंटा आगे। यानी इंग्लैंड में 12 बजेगा तो हमारे यहाँ कितना टाइम होगा? 5 घंटा आगे बढ़ा दीजिए तो 5:30 बजेगा हमारे यहाँ, है ना, 5:30। तो हमारे यहाँ ग्रीनविच से 5.5 घंटा समय आगे चलता है। तो ग्रीनविच समझ गए ना, ग्रीनविच क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रपटी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? ये भूप्रपटी यानी पृथ्वी जो है, तो ये भूप्रपटी जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो होता है, ऊपरी परत, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होता है भूप्रपटी कहलाता है। तो इसमें कौन सा गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है?
है ना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है O2, और इससे कम O2 के बाद फिर कौन होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और सबसे कम मात्रा में यहाँ कौन हो जाएगा। तो एक ऑप्शन है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में और मैग्नीशियम सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। ऑप्शन है ए में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, बी है गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच, सी है मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच, और डी है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। ग्रीन बीच मीन टाइम जो है, देखो यहाँ गुजरात है ना, यहाँ तो यहाँ पर दीव हो जाता है, इधर दमन हो जाता है, दमन, है ना। तो देखो यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ गुजरात है, तो दोनों के बीच में है कि नहीं दमन दीव, है ना। तो यहाँ इधर दमन है और इधर दीव है, दमन दीव, और इसको गुजरात कहते हैं और इसको महाराष्ट्र, दोनों के बीच में है कि नहीं है। तो इसलिए दमन और दीव किन राज्यों के बीच हो जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन मिलाने वाला है ना। ये एक तरफ है इंडुक्की परियोजना, माता टीला परियोजना, नागा अर्जुन सागर और पोचमपाल, और इस दूसरी तरफ है बेतवा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और पेरियार। तो देखिए इंडुक्की नदी जो है किस पेरियार नदी पर हो जाएगा, इंडुक्की परियोजना पेरियार नदी, माता टीला बेतवा नदी, नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी, हाँ। अब पोचमपाल कौन, पोचमपाल गोदावरी नदी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इसको सब मिला लीजिएगा, हाँ, और जो ऑप्शन होगा इसमें से ढूंढ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों की पहचान करें। स्थानांतरित कृषि जो होता है ना, ये आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला खेती होता है, और इसमें क्या होता है स्थान बदल बदल कर कृषि। जैसे आज यहाँ उत्पादन हुआ, कुछ दिन तक यहाँ उत्पादन हुआ, फिर यहाँ को छोड़कर फिर दूसरे जगह के जंगल जला को फिर वहाँ खेती योग्य जमीन बनाया, फिर वहाँ कुछ दिन खेती किया, फिर वहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो गया, फिर दूसरे जगह, इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदल बदल कर खेती किया जाता है। तो इसमें क्या है, सत्य कथनों की पहचान करें। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें है भूमि की जुताई नहीं की जाती है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, इसका संबंध है चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है ना। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, है 1 2 हो जाएगा। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ऐसे छींट देता है ना, ऐसे छींट देता है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर खेती किया जाता है, माने एक जगह खेती कुछ दिन किया, वहाँ उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है, फिर दूसरे जगह जंगल को जला दिया और वहाँ साफ सुथरा करके खेती कर दिया, और जोतना होता नहीं है, ऐसे ही खेते हैं, धान छींट दिया, जितना उत्पादन हुआ उतना हुआ। तो इसको स्थानांतरित कृषि, इसी को झूम खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में कई प्रकार की खेती होता है, झूम खेती, पोल्टू खेती, है ना, झूम पोल्टू, ये सब स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। झूम ज्यादा फेमस है झूम खेती। स्थानांतरित कृषि में सबसे ज्यादा फेमस कौन है, झूम, हाँ। चलिए प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है बरौनी में,
डिगबोई में, विशाखापट्टनम या मुंबई में, कहाँ? डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। असम में सबसे पहले तेल जो है यही डिगबोई में, असम के डिगबोई क्षेत्र में खोजा गया था और वहाँ तेल परिसंकरण यानी रिफाइनरी भी बनाया गया है ना। तो सबसे पहले प्रथम तेल रिफाइनरी कहाँ बनाया गया? तो डिगबोई हो जाएगा, असम का डिगबोई। समझे ना? हाँ। चलिए, अच्छा, भारत में पूछेगा अभी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? तो मुंबई में, मुंबई हाई द्वीप से, मुंबई हाई द्वीप है ना, मुंबई में। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इसमें है बांदीपुर, जिम कॉर्बेट, वोल्वादार या पेरियार। कौन हो जाएगा? कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है ये राष्ट्रीय पार्क 1936 में ही स्थापित किया गया था। 1936 में ही स्थापित किया गया था। यहाँ सही ऑप्शन हो गया जाएगा जिम कॉर्बेट। ये कहाँ, किस राज्य में है? उत्तराखंड में है ना। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। अब पेरियार कहाँ है? केरल में। पेरियार केरल में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। और कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, है ना। अभी इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क, है ना।